हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। हमारे अकेले इंडिया के अंदर 30-25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अस्थमा का शिकार हैं। लेकिन अस्थमा एक्चुअल कहाँ से आ रहा है और क्यों बढ़ रहा है और इसका कोई इलाज भी नहीं है। दमा यानी कि दम के साथ जाने वाली बीमारी, ये ठीक क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि हम एक्चुअली अपनी कंडीशन को नहीं सुधार पा रहे हैं। हमें मालूम ही नहीं है कि अस्थमा को ठीक कैसे करना है। आज मैं बताऊंगा कुछ तरीके जिससे कि आप अस्थमा को बेहतर ठीक कर सकते हैं। अस्थमा में हमारे फेफड़ों के अंदर बलगम जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है तो हमारे लंग्स ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। फेफड़े यानी कि ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। वो ठीक से काम क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उसके अंदर बलगम सूख के जम चुका है, इकट्ठा हो चुका है। वो इकट्ठा किस लिए हो रहा है? क्योंकि हमें अस्थमा की शिकायत होती है, सांस की शिकायत होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक दवाइयाँ देते हैं। जब एंटीबायोटिक दवाइयाँ देते हैं तो हमारे फेफड़ों के अंदर जो बलगम है वो फेफड़ों के अंदर ही सूख जाता है और अंदर ही जम जाता है, इकट्ठा हो जाता है। इस वजह से हमारे फेफड़ों का साइज थोड़ा सा कम होता चला जाता है, उसके अंदर एक भीड़ हो जाती है बलगम की, क्योंकि ठीक से निकल नहीं पाता है। एंटीबायोटिक दवाइयाँ हमेशा बलगम को अंदर ही सुखाती हैं, जमाती हैं। इसके लिए आप आयुर्वेद का सहारा लेंगे तो काफ़ी हद तक आराम मिल सकता है। आप आयुर्वेद की तरफ आएँ। आयुर्वेद में ये कर सकते हैं कि एक तो शाम को एक दिन छोड़ के एक दिन हल्दी वाला दूध ज़रूर लें। उससे गर्माहट से बलगम का निकलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। दूसरी चीज़ है कि आप शहद, नींबू और इलायची का एक मिश्रण बना लें और एक दिन छोड़ के एक दिन आधे चम्मच से भी कम दूध के साथ ले लिया करें। तो जो हमारे फेफड़ों के अंदर बलगम जमा हुआ है उसे निकलने में काफ़ी सहायता मिलेगी। दूसरी चीज़ है कि अस्थमा आता कहाँ से है, कैसे शुरुआत होती है? ये होती है हमारी 20 साल से 45 साल की उम्र में हमारे अंदर जो लापरवाही होती है उसकी वजह से ये अस्थमा की शिकायत होती है। हम उसमें कोई परहेज नहीं रख पाते हैं, एसी में रहते हैं, एसी के साथ साथ उसको पंखे को भी चलाते हैं तो हमारे गले के अंदर पूरी रात जब एसी चलता है और साथ में पंखा भी चला लेते हैं तो गले के अंदर एक ऐंठन पैदा हो जाती है। ऐंठन पैदा हो जाती है तो सबसे पहले हम इस गले के अंदर खराश महसूस करने लगते हैं। गला और फिर या कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, ठंडी चीज़ें ले लेते हैं, फ्रिज का पानी इस्तेमाल करते हैं, कुछ धूल मिट्टी का भी रहता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए एक तो आपको 20 से 40 साल की उम्र में ही अगर हम परहेज करके चलते हैं तो आने वाली जो 55-60 साल के बाद हमें अस्थमा की शिकायत होती है उसमें जो हमें अस्थमा की शिकायत हो सकती है, सांस फूलने की शिकायत हो सकती है, हम काफ़ी हद तक उन चीज़ों से बच सकते हैं। तो एक तो आप जवानी में ही अच्छे से ध्यान रखें। दूसरी बात, जब हमें अस्थमा हो जाए, मान लो हमें अस्थमा शुरू हो गया 55-60 साल की उम्र में, हमारा सांस फूलने लगा, हम थोड़ा सा भी चलते फिरते हैं हमें सांस फूल जाता है, तो उसके लिए कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे ही इस्तेमाल करें। आयुर्वेदिक नुस्खों का मतलब है कि मैंने बताया है कि एक तो हल्दी वाला दूध पिया करें, एक दिन छोड़ के एक दिन पी लें। एक दिन आप ये मिश्रण बना लें, शहद, नींबू और इलायची का एक मिश्रण बना के रखें। एक हफ्ते का बना लें, फिर उसके बाद दोबारा बना लें। इस तरह कर लें और 3 ग्राम आप शाम को दूध के साथ ये मिश्रण ले लिया करें, उससे गला साफ रहेगा। लेकिन 55 साल की उम्र के बाद हमें परहेज ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, ठंडा पानी नहीं पीना है। कहीं धूल मिट्टी वाली जगह पे एक छोटा सा रुमाल हम अपने नाक पे, मुंह पे ढक के निकल सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखें। ठंडी हवाओं से बचें और ठंडे पानी से बचें, कोल्ड ड्रिंक से बचें, रात को एसी के साथ पंखा चलाने से बचें। इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें और एलोपैथिक दवाइयों से भी थोड़ा सा बचने की कोशिश करनी है, क्योंकि एलोपैथिक दवाइयाँ एक्चुअल जो हमें आराम करती हैं, हम 2 खुराक लेके आते हैं तुरंत हमें आराम मिल जाता है। तो इसका मतलब होता है जो हमारे फेफड़ों के अंदर बलगम की जमावट है, उस जमावट को वो और बलगम को जमा देती है अच्छे से। जब अंदर जमा देती है तो हमें थोड़ा टाइम के लिए सुकून मिलता है। जैसे दवाई का पीरियड ख़त्म होता है फिर उसके बाद हमें दवाई की ज़रूरत पड़ती है। कई बार हमें एक्चुअल पंप वगैरह भी लेना पड़ता है। तो इन चीज़ों से बच के रहें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।